फिफ्थ इज अवर इंटरफेस टू ओएस एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, कि हमारा जो प्रोग्रामिंग में हम लोग जो ओएस से इंटरफेस हो रहा है और कोई दूसरे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से कम्युनिकेट कर रहे हैं, उनके बीच में इंटरफेस कैसे होगा। तो ये दिस होल थिंग इज डील बाय द रन टाइम एनवायरनमेंट। तो रन टाइम एनवायरनमेंट क्या हुआ? रन टाइम एनवायरनमेंट मींस रन टाइम in the execution of the programming language. Compiler cooperated with OS and other system softwares to support implementation of abstractions. आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कौन कौन से एब्स्ट्रैक्शंस होते हैं बेसिकली, जिनको आप एब्स्ट्रैक्शंस बोलते हो? नेम, स्कोप, बाइंडिंग, डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स, प्रोसीजर्स, पैरामीटर्स, फ्लो ऑफ कंट्रोल। ये सारे टारगेट मशीन पे परफॉर्म होते हैं और विद द हेल्प ऑफ ओएस एंड अदर सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं। कंपाइलर ये परफॉर्म करता है थ्रू रन टाइम एनवायरनमेंट, रन टाइम एनवायरनमेंट के थ्रू ये परफॉर्म करता है। और रन टाइम एनवायरनमेंट की मेन बेसिक एक्टिविटीज भी हम बोल सकते हैं, ये सब आम एक्टिविटीज हैं, या फिर ये सारी चीजों को डील करता है, डील्स विद द रन टाइम एनवायरनमेंट डील्स विद दीज एक्टिविटीज, है ना। ये हमारी एक्टिविटीज हैं, मेन एक्टिविटीज, ये दीज आर आवर मेन एक्टिविटीज। ठीक है, अब देखो एक और टर्म है अब इसमें, स्टोरेज ऑर्गेनाइजेशन। स्टोरेज ऑर्गेनाइजेशन मींस कि हमारा जो कंप्यूटर के अंदर मेमोरी है, कंप्यूटर के अंदर मेमोरी है, वो किस तरीके से हमारी एक्चुअल में स्टोर हो रही है। तो स्टोरेज ऑर्गेनाइजेशन डील्स विद द स्टोरेज ऑफ आवर डेटा एंड प्रोसेस। हम नाम में ही लग रहा है स्टोरेज ऑर्गेनाइजेशन। स्टोरेज मींस हम कंप्यूटर में कैसे डेटा को स्टोर कर रहे हैं, मींस आपका जो एग्जीक्यूशन हो रहा है, एग्जीक्यूशन आपका किस तरीके से हो रहा है ना। तो एग्जीक्यूशन में हमारी मेमोरी किस तरीके से एलोकेट हो रही है। पहला वैसा पॉइंट देखो, कंपाइलर डील्स विद लॉजिकल एड्रेस स्पेस। कंपाइलर कौन से एड्रेस से डील करता है? डूंगर सिंह, सोनम, सोनम सर कंपाइलर किस टाइप के एड्रेस से डील करता है? सर लोकल एड्रेस। लोकल नहीं, लॉजिकल, लॉजिकल सॉरी एड्रेस स्पेस। लॉजिकल सर, यस सर। कंप्यूटर के अंदर आपकी दो टाइप की एड्रेसिंग होती है, एक होती है लॉजिकल एड्रेस स्पेस। लॉजिकल मतलब जो आपका टेम्परेरी डेटा स्टोरेज होता है, मतलब रैम या कैश मेमोरी में जो डेटा प्रोसेसिंग होती है उसको हम लोग बोलते हैं लॉजिकल एड्रेस स्पेस। और एक होता है आपका फिजिकल एड्रेस स्पेस, ये आपने ओएस में देखा होगा, सुना होगा। फिजिकल एड्रेस स्पेस में क्या होता है, जहां आपका डेटा परमानेंटली स्टोर होता है, वो हमारा फिजिकल एड्रेस स्पेस होता है ना। तो लॉजिकल मतलब ये लॉजिकल एड्रेस स्पेस, इसमें डेटा प्रोसेसिंग के लिए स्टोर कर रहे हैं हम, जो कि हमारा कैश मेमोरी या फिर रैम में होता है। तो कंपाइलर ऑब्वियस है परमानेंट मेमोरी से तो कांटेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि हम कोई भी डेटा परमानेंटली उसमें स्टोर नहीं होता, स्टोर परमानेंट अलग तरीके से होता है। तो कंपाइलर का बेसिक काम क्या है? प्रोसेस करना, प्रोसेसिंग करना। तो वो इसलिए इसमें लिखा हुआ है कंपाइलर डील्स विद लॉजिकल एड्रेस स्पेस, मतलब जो आपका रैम के अंदर या कैश मेमोरी से जो डेटा आपका स्टोर होता है वो आपका कंपाइलर डील करता है। ठीक है, लॉजिकल एड्रेस स्पेस मतलब आपकी रैम हो गई, और सेकंड थिंग बेसिकली रैम ही होती है। और इससे अगले लेवल पे जाए तो कैश मेमोरी। कैश मेमोरी के अंदर हम डायरेक्ट कम्युनिकेट तो नहीं करते, प्रोसेसर डायरेक्ट कम्युनिकेट करता है, बट उसमें भी हमारा एक लॉजिकल एड्रेस स्पेस रहता है। ठीक है, तो हम बेसिकली डील करते हैं रैम मेमोरी से। OS maps the logical address space to physical address space। देखो अब इसमें क्लियरली लिखा हुआ OS maps the logical address space to physical address, मतलब हम हमेशा जो डेटा है हमारी मैपिंग कहाँ से होती है? लॉजिकल टू फिजिकल, परमानेंट डेटा को स्टोर करने के लिए। अभी देखो ये टिपिकल सब डिविजन ऑफ रन टाइम मेमोरी, ये जो स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर आपका, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ रन टाइम मेमोरी। रन टाइम मेमोरी आपकी डायग्राम दिख रहा है ये? यस सर। है ना, ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, कोड, स्टैटिक, हीप और फ्री मेमोरी और स्टैक लिखा हुआ है ना। ये जो डायग्राम है ये हमारा
सब डिवीजन ऑफ रन टाइम मेमोरी, रन टाइम में हमारा मेमोरी किस तरीके से सब डिवाइड होती है, मतलब रैम के अंदर की बात करें अपन तो रैम के अंदर ही अपनी ये इतनी टाइप की होती है। अब इसमें देखो, ये पहला जो ब्लॉक है, ये फर्स्ट नंबर दे रहा हूँ, दिस इज कोड, मतलब हमारा जो कोड आएगा वो हमारा, मतलब प्रोग्रामिंग का जो मेन कोड होगा वो हमारे कोड के अंदर चली जाएगी। दूसरा क्या है, स्टैटिक। कोड के अंदर क्या जा रहा है, मेमोरी लोकेशंस फॉर कोड आर डिटरमाइंड एट कंपाइल टाइम, यूजली प्लेस्ड इन द लो एंड ऑफ द मेमोरी। तो कंपाइलर के अंदर क्या है, एक तो कोड हो गया, दूसरा स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन होता है, तीसरा हीप एलोकेट होता है, चौथा हमारा फ्री मेमोरी रहता है, और पांचवा हमारा स्टैक यूज होता है ना। तो स्टैटिक मतलब स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, और हीप मतलब डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। ओके, स्टैटिक और हीप, हीप क्या करता है, हीप हमारा डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करता है। पढ़ा है ना हीप, Yes, sir. है ना। हीप हीप आपने डेटा स्ट्रक्चर में देखा होगा हीप। और अपन ये ओएस में भी, एक्चुअली ओएस में भी है, ये वाला डायग्राम ओएस में भी देखा होगा, किसी ने ओएस ढंग से पढ़ा होगा तो देखा था ऑपरेटिंग सिस्टम में ये डायग्राम। विश्वास दुबे, ये डायग्राम देखा था पहले कभी? चलो ठीक है। अब इसमें दूसरा पॉइंट देखो, साइज ऑफ सम प्रोग्राम डेटा आर नोन एट कंपाइल टाइम कैन बी प्लेस्ड अनदर स्टैटिकली डिटरमाइंड। अगर हमको हमारे स्टैटिक का मतलब क्या होता है, अगर हमको हमारे प्रोग्राम का साइज या वेरिएबल का साइज हमको कंपाइल टाइम पे ही पता हो, तो वो हमारा स्टोरेज कहाँ चला जाता है, वो हमारा चला जाता है स्टैटिक में। ठीक है ना। तो ये वाला जो पार्ट है दिस इज स्टैटिक, ये हमारा स्टैटिक में चला गया। और डायनेमिक में हमारे क्या हो गए, डायनेमिक में ये एक तो हीप हो गया और ये आपका ये स्टैक हो गया, ये हमारी डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में जाता है। स्टैक एंड हीप बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, है ना। अब देखो डिफरेंस क्या है स्टैक और हीप में। हीप 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 के बारे में देखो, ग्रोस टुवर्ड्स हायर एड्रेस। अब ये वाली लाइन का क्या मतलब है, ग्रोस टुवर्ड्स हायर एड्रेस, इसका मतलब ये है कि जो मेमोरी एक्चुअली जो हमारी है, इसमें एड्रेसिंग ऐसी होती है आपके 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये ग्रोस टुवर्ड्स हायर एड्रेस का मतलब क्या है कि हीप हमारा एक्चुअली ऐसा चलता है टॉप टू बॉटम। तो टॉप टू बॉटम हम जब चलते हैं तो हम हायर एड्रेस की तरफ बढ़ते हैं। जैसे 5 पे हैं तो 5 से 6 पे आ गए, 6 से 7 पे आ गए, 7 से 8 पे आ गए। और ये जो स्टैक है हमारा, ये देखो स्टैक जो लिखा हुआ है, स्टैक हमारा ऐसा चलता है। स्टैक एक्चुअली रिवर्स ऑर्डर में चलता है। मतलब अगर हम 11 पे है तो 11 से 10 पे पहुंचेंगे, 10 से 9 पे पहुंचेंगे, 9 से 8 पे पहुंचेंगे। ठीक है। और ये जो बीच का स्लॉट है, ये फ्री मेमोरी एक्चुअली इसका साइज फिक्स नहीं होता है। ये बस एक फ्री मेमोरी होती है कि इसको हीप को जितना लगे वो ले सकता है इसमें से, और स्टैक को जितना लगे वो उसमें से ले सकता है। ये क्लियर हुआ भाई? हर्षित, यस सर। क्या क्लियर हुआ इसमें? अब मुझे बताओ, हीप और स्टैक में ये बताओ कि हीप को हमने ग्रोस टुवर्ड्स हायर एड्रेस क्यों बोला और स्टैक को हमने ग्रोस टुवर्ड लोअर एड्रेस क्यों बोला? अब मैं ज्वाइन ही नहीं हुआ था, अभी तो हुआ सर थोड़ी देर।
चलो ठीक है। ज्योति राजपूत, Yes, sir. हीप को हमने ग्रोस टुवार्ड हायर एड्रेस और स्टैक को हमने ग्रोस टुवार्ड्स लोअर एड्रेस क्यों बोला? सर क्योंकि जो अपना हीप होता है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को फॉलो करता है। नहीं, हीप फर्स्ट इन फर्स्ट आउट थोड़ी होता है। नहीं सर, लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है और स्टैक फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है। सर मैंने स्टैक, सुना नहीं ध्यान से। अब तुम्हारा ध्यान ही नहीं है। हीप को देखो, हीप सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये वाले जो एड्रेस देखो, मैंने 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये दिख रहा है, ये जो मैंने नंबर लिखे हुए हैं, है ना, ये नंबर लिखे हैं मैंने, ये 0 1 2 3 4 यहाँ ये 13 तक यस सर। ये नंबर दिख रहे हैं ना। तो एक्चुअली जो हमारा मेमोरी एलोकेशन होता है, ये 0 एड्रेस है, ये 1 एड्रेस है, ये 2 एड्रेस है, ये 3 एड्रेस है, ये सारे एड्रेस हैं। तो ये अप टू अपने जितने भी एड्रेस होंगे वहां तक जाता है ये, है ना। तो अब इसमें होता ये है कि जो हीप है हमारा, हीप एक्चुअली टॉप टू बाउंड, टॉप टू बॉटम, ये इस तरीके से, मतलब हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं यहाँ से, तो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो हमारा एड्रेस क्या होगा, हमारा एड्रेस बढ़ेगा। मतलब हम 5 पे हैं तो 5 के बाद 6 पे जाएंगे, 6 के बाद 7 पे जाएंगे, 7 के बाद 8 पे जाएंगे। तो ही इसलिए लिखा है ग्रोस टुवर्ड्स हायर एड्रेस, हायर एड्रेस की तरफ हम बढ़ते हैं हीप के थ्रू। स्टैक एक्चुअली जो स्टैक में मेमोरी एलोकेशन होता है वो स्टैक में हमारा इस तरीके से होता है, बॉटम अप। स्टैक में हम बॉटम अप अप्रोच, ये हमारी हीप में टॉप डाउन होती है, टॉप डाउन, टॉप यस सर, मतलब अब आ गया। टॉप से डाउन की तरफ हम बढ़ते हैं हीप में। लेकिन स्टैक में हम बॉटम टू अप बढ़ते हैं, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। तो नीचे एड्रेस हमारा क्या होगा, नीचे हम मान लो इस समय हम इस 11 पे हैं, अभी मैं 11 पे हूँ, तो 11 से जब इस तरफ जाऊंगा तो मैं कहाँ पे आऊंगा, मैं आऊंगा 10 पे, मैं आऊंगा 9 पे, मैं आऊंगा 8 पे, ठीक है। तो इसलिए ये लिखा हुआ है कि ग्रोस टुवर्ड्स हायर एड्रेस हीप, और स्टैक क्या करता है, ग्रोस टुवर्ड्स द लोअर एड्रेस, ठीक है। यस अब सर। आगे समझ में? हाँ सर, हाँ। यस सर, अब आया समझ। ओके, हीप हम टॉप डाउन हीप हो रहा है और स्टैक हमारा बॉटम अप हो रहा है। और जो बीच में फ्री मेमोरी है, एक्चुअली फ्री मेमोरी का साइज फिक्स नहीं होता है। फ्री मेमोरी मतलब हीप को जितना लगेगा वो ले लेगा और स्टैक को जितना लगेगा वो उतना ले लेगा। तो ये फ्री मेमोरी हमने इसीलिए रखी हुई है, इसका कोई साइज फिक्स नहीं है। ये जितना स्टैक को और हीप को जितना भी लगेगा वो इस फ्री मेमोरी में से लेते जाएंगे। इसलिए दोनों जो डेटा स्ट्रक्चर है हमारे, वो हमारे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन वाले होते हैं, क्योंकि डायनेमिक मेमोरी में आपका कोई भी साइज फिक्स नहीं होता है, किसी भी वेरिएबल का या कोई भी उसका साइज फिक्स नहीं है, हमको पता भी नहीं है कि कितनी लगेगी। तो फ्री मेमोरी में से दोनों को जितनी लगती जाएगी वो उतनी लेते जाएंगे। और स्टैटिक में क्या होता है, हमारा एक साइज फिक्स होता है, हमको एक मतलब जब हम कंपाइल टाइम पे हमको हमारा प्रोग्राम का साइज पता होता है, वेरिएबल का साइज पता होता है। तो जो चीजें हमको एक्चुअली प्रोग्रामिंग के टाइम पता होती हैं, जिनका साइज पता होता है, उनको हम स्टैटिक मेमोरी में डाल देते हैं, और जिनका साइज पता नहीं होता वो हम डायनेमिक मेमोरी में डाल देते हैं। तो डायनेमिक मेमोरी में जो एक्चुअली वेरिएबल्स वगैरह होते हैं, डायनेमिक वेरिएबल वगैरह जो कुछ होगा, ये डायनेमिक ऑब्जेक्ट जो होंगे वो सब हमारे हीप में एलोकेट होते हैं। और जो हमारे फंक्शंस होते हैं, आपके प्रोग्राम में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, वो स्टैक के पास चले जाते हैं। तो दोनों ही डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करते हैं, और फ्री मेमोरी में से जितनी यूज हो उतनी लेते जाते हैं, इनका कोई साइज फिक्स नहीं होता है। सो बोथ आर कॉल्ड द डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। ये रिकॉर्ड, ये समझ में आया भाई? अब कोई बोल दो, आ गया समझ में कि रिपीट करूं? यस आ गया। ठीक है, मैं कल पूछूंगा, है ना। अब इसका दूसरा सेंटेंस देखो, स्टोर्स डेटा एलोकेशन अंडर प्रोग्राम कंट्रोल। एक्चुअली हीप जो होता है वो आपका जो मेन प्रोग्राम, जैसे मेन प्रोग्राम होता है हमारा प्रोग्राम, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब भी आप प्रोग्राम बनाते हो, जावा हो चाहे C++ हो या कोई से भी हो, उसमें एक मेन फंक्शन होता है ना, जिसमें सारा कंट्रोल उसी के पास होता है। तो हमारा ये हीप जो होता है, एक्चुअली हीप हमारा अंडर प्रोग्राम कंट्रोल के अंदर चलता है ना।
और स्टैक स्टोर्स एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स। अब ये एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स का होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये जो एक्टिवेशन रिकॉर्ड है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। एक्टिवेशन रिकॉर्ड जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगला जो हमारा टॉपिक है एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स है, कि एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स एक्चुअली होता क्या है। स्टैक उसको, उस एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स को स्टैक हमारा क्या करता है, स्टोर करता है। तो ये भाई कुछ की पॉइंट्स हैं, आपको याद होना चाहिए। कोड मतलब अवर होल प्रोग्राम इज स्टोर्ड इन दी कोड सेक्शन। और स्टैटिक जो सेकंड वर्ड है, स्टैटिक के अंदर जिस मतलब हमारे प्रोग्रामिंग में जिन वेरिएबल्स का या जिन फंक्शंस का हमको साइज पता होता है वो हम स्टैटिक के अंदर डाल देते हैं। जिनका साइज पता नहीं होता वो हम डायनेमिक में एलोकेट करते हैं। हीप और स्टैक दोनों डायनेमिक मेमोरी को सपोर्ट करते हैं, और फ्री मेमोरी जो है आपकी, उसमें से आपकी मेमोरी को कंज्यूम करते रहते हैं। हीप हमारा टॉप टू बॉटम कंज्यूम करता है, और स्टैक हमारा बॉटम टू अप कंज्यूम करता है फ्री मेमोरी से। तो दोनों एट अ टाइम हमारे फ्री मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं। स्टैक हमारा एक्टिवेशन रिकॉर्ड को स्टोर करता है। स्टैक जो होता है, ये जो स्टैक है हमारा एक्टिवेशन रिकॉर्ड को स्टोर करता है, और एक्टिवेशन रिकॉर्ड क्या होता है वो हम अब देखेंगे। एक्टिवेशन रिकॉर्ड, अब ये दिख रहा है सबको एक्टिवेशन रिकॉर्ड। एक्टिवेशन रिकॉर्ड क्या होता है, एक्टिवेशन रिकॉर्ड देखो, एक्टिवेशन रिकॉर्ड क्या होता है, इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड ये सबको स्क्रीन दिख रही है। इसका ये पहला पॉइंट देखो, information needed by a single execution of a procedure is managed using the contiguous blockage of storage called activation record. Information needed by the single execution of the procedure, एक्चुअली क्या होता है, हमारे कोड को जब हम एक बार भी अगर रन करें तो वो पूरा एक बार में जो पूरा रन होता है वो पूरा एक कंटिन्यूअस मेमोरी को अलोकेट करता है, स्टोर करता है, और उस रिकॉर्ड को हम बोलते हैं एक्टिवेशन रिकॉर्ड। दूसरा पॉइंट देखो इसमें, an activation record is allocated when a procedure is entered and it is deallocated when that procedure is exited। जब हमारा कोई भी प्रोसीजर हमारी क्या होती है, इंटर होती है या लॉगिन स्टार्ट होती है एग्जीक्यूशन होना, तब उसमें मेमोरी हमारी अलोकेट हो जाती है, और जब वो प्रोसीजर एंड हो जाती है तो वो हमारी मेमोरी एग्जिट हो जाती है। तो प्रोग्रामिंग को जब हम देखते हैं पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम देखेंगे उसको, तो प्रोग्रामिंग में क्या होता है, जो हमारा मेन प्रोग्राम होता है, मेन फंक्शन होता है, मेन फंक्शन से ही हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है, और उसके अंदर बहुत सारी मेथड्स आती जाती हैं, और सब आती हैं, एग्जीक्यूट होती चली जाती हैं, और आखिर में मेन एंड हो जाता है। इट मींस के हमारा प्रोग्राम इज एंड। तो पूरा प्रोग्राम एक्चुअली हमारा क्या है, इट इज मेड अप ऑफ ऑल दी प्रोसीजर्स। तीसरा देखो, साइज ऑफ ईच फील्ड कैन बी डिटरमाइंड एट कंपाइल टाइम। तो हम बेसिक प्रोग्रामिंग में क्या करते हैं, कुछ साइज तो हमको क्या होते हैं, डिटरमाइंड एट दी कंपाइल टाइम। कंपाइल टाइम पे हम प्रोग्रामिंग का साइज कैसे पता कर लेते हैं, थ्रू एक्चुअल लोकेशन ऑफ द एक्टिवेशन रिकॉर्ड इज डिटरमाइंड एट रन टाइम। एक्टिवेशन रिकॉर्ड हमारा क्या होता है, रन टाइम पे इसकी मेमोरी एलोकेट होती है। और एक्टिवेशन रिकॉर्ड में होता क्या है, देखो अभी देखेंगे, एक्सेप्ट दैट इफ द प्रोसीजर हैज द लोकल वेरिएबल एंड इट्स साइज डिपेंड ऑन द पैरामीटर्स, इट्स साइज डिटरमाइंड एट रन टाइम। जो हमारे लोकल वेरिएबल्स होते हैं, लोकल मेथड्स होती हैं, उनका साइज हम रन टाइम पे डिसाइड करते हैं। अभी डायग्राम देखो, दिस इज द मेन डायग्राम ऑफ एक्टिवेशन रिकॉर्ड।
ये हमारा ये क्या है, हमारा एक्टिवेशन रिकॉर्ड है। ये डायग्राम आपका एक्टिवेशन रिकॉर्ड है। दिस इज एक्टिवेशन रिकॉर्ड। अब इस एक्टिवेशन रिकॉर्ड में क्या होता है, एक्टिवेशन रिकॉर्ड में ये सब तुम देखो, ये सारी चीजें हैं। ये जो पहले नंबर का ये हो गया रिटर्न वैल्यू, ये दूसरे नंबर का हो गया, थर्ड नंबर पे देखो, फोर्थ पे देखो, फिफ्थ पे देखो, सिक्स्थ पे देखो, सेवंथ पे देखो। ये सारी जो टर्म्स हैं बेसिकली आपकी प्रोग्रामिंग की टर्म्स हैं। रिटर्न वैल्यू, तो रिटर्न वैल्यू क्या होता है, रिटर्न वैल्यू क्या होता है, डूंगर सिंह, अपर्णा गुप्ता, प्राची नेमा, जी सर। रिटर्न वैल्यू क्या होता है, सर सर हम रिटर्न वैल्यू को मशीन रजिस्टर में यूज करते हैं। नहीं अब तुमने सी भी चलाई है, C++, जावा वगैरह सब चलाया तुमने। रिटर्न हाँ। रिटर्न वर्ड जो रिटर्न है उसका क्या मीनिंग होता है, सर हम जो भी वैल्यू देते हैं वो मतलब रिटर्न में आ जाए, मतलब जो भी हमने इनपुट दिया हुआ है। हाँ ठीक है। एक्चुअली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमारी जितनी भी प्रोसीजर्स होती हैं या मेथड्स होती हैं या फंक्शंस होते हैं, उनका एक रूल होता है कि हर प्रोसीजर या फंक्शन कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न जरूर करता है। और कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करना हो तो हम उसके आगे void लगा देते हैं, void और फंक्शन नेम, तो कोई उसमें कोई रिटर्न नहीं आती वैल्यू, है ना। बाय डिफॉल्ट प्रोग्रामिंग में हमारे फंक्शंस का नेचर ऐसा कर रखा है उन्होंने कि वो कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करे, तभी हम हमारे प्रोग्रामिंग को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो रिटर्न वैल्यू मतलब एक एक एक्नॉलेजमेंट टाइप की वो होती है कि हाँ भाई उसको हमने, जैसे अपन बैंक में गए, बैंक में पैसे जमा करा, तो बैंक वाला क्या करता है, हमको एक एक्नॉलेजमेंट उसकी रिसिप्ट दे देता है। हम एटीएम से पैसे निकालते हैं तो उसकी भी एक रिसिप्ट आ जाती है ना। तो रिटर्न वैल्यू से होता क्या है कि वो एक एक परमानेंट टाइप का ट्रांजेक्शन हो जाता है ना, कि इसकी डेफिनेशन पढ़ो, द रिटर्न वैल्यू इज कॉल्ड प्रोसीजर इज रिटर्न इन दिस फील्ड टू द कॉलिंग प्रोसीजर। In practice, we may use a machine registers for the return value, है ना। तो रिटर्न वैल्यू एक्चुअली क्या कर रहा है, हम जो भी हमने मेथड या प्रोसीजर को कॉल करा है, वो कॉल हम जिस भी मेथड को कॉल करेंगे वो कोई ना कोई वैल्यू वहां पे रिटर्न करेगी, है ना। इन प्रैक्टिस वी मे यूज मशीन रजिस्टर्स फॉर दी रिटर्न वैल्यू। नॉर्मली हम लोग रजिस्टर्स का यूज करते हैं रिटर्न वैल्यू में। तो ये पहला हो गया रिटर्न वैल्यू। दूसरा आपका हो गया एक्चुअल पैरामीटर्स। पैरामीटर्स हम जो भी मेथड से फंक्शन देते हैं उसके अंदर पैरामीटर्स होते हैं। तो दिस फील्ड ऑफ एक्चुअल पैरामीटर इज यूज्ड बाय द कॉलिंग प्रोसीजर टू अप्लाई पैरामीटर्स टू द कॉल्ड प्रोसीजर। पैरामीटर्स होते हैं, तो पैरामीटर्स में हम जो एक्चुअली लेते हैं तो वो एक्चुअल पैरामीटर्स मतलब जिनकी वैल्यू हम एक्चुअली सेव हो जाएगी, है ना। एक तो होती है आपकी एक्चुअल पैरामीटर्स, एक होते हैं रेफरेंस पैरामीटर्स ऐसे। तो एक्चुअल पैरामीटर्स मतलब जिनमें डायरेक्टली हमारी वैल्यू सेव हो रही है। तीसरा है आपका ऑप्शनल कंट्रोल लिंक। ऑप्शनल कंट्रोल लिंक मतलब द ऑप्शनल कंट्रोल लिंक पॉइंट्स टू द एक्टिवेशन रिकॉर्ड ऑफ द कॉलर। कॉलर मतलब जिसने आपका कॉल किया है। तो द ऑप्शनल कंट्रोल लिंक पॉइंट्स टू द एक्टिवेशन रिकॉर्ड ऑफ द कॉलर। जब भी हम कोई प्रोग्रामिंग में आपका जो भी एक्टिवेशन रिकॉर्ड को जो बताएगा, है ना, और एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स को जो पॉइंट करेगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा होगा ऑप्शनल कंट्रोल लिंक के थ्रू। चौथा देखो ऑप्शनल एक्सेस लिंक। ऑप्शनल एक्सेस लिंक क्या है, द ऑप्शनल एक्सेस लिंक इज यूज्ड टू रिफर द नॉन लोकल डेटा हेल्ड इन अदर एक्टिवेशन रिकॉर्ड। ऑप्शनल एक्सेस लिंक क्या करेगा, जो दूसरे हमारे प्रोग्रामिंग, एक्चुअली जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं तो बहुत सारे हमारे एक्टिवेशन रिकॉर्ड बन जाते हैं, है ना। हर मेथड का एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनेगा, है ना। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड बन गया, ये हमारी मेन मेथड का है ना। ये हमारा मान लो मेन मेथड का है, ये हमारी मेन मेथड का हो गया एक्टिवेशन रिकॉर्ड।
ये हमारा एक हमने प्रोग्राम बनाया, ये सम मेथड का, ये सम मेथड का एक्टिवेशन रिकॉर्ड बन गया। ये एक और मेथड बनाई हमने माइनस करने का, तो ये हमारा मान लो मल्टीप्लिकेशन के लिए लिख दिए, तो MUL मल्टीप्लिकेशन का एक हमने फंक्शन बनाया। तो ये क्या होगा कि एक हमारा मेन रिकॉर्ड चलेगा, तो जब हम एक मेन मेथड के एक्टिवेशन रिकॉर्ड से दूसरे एक्टिवेशन रिकॉर्ड में जब कम्युनिकेट करते हैं, तो यहाँ पे ये ऑप्शनल एक्सेस लिंक ये वाला यूज होता है ना। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शनल एक्सेस लिंक यूज होगा, ये वाला। चौथा है, पांचवा है हमारा सेव्ड मशीन स्टेटस। सेव्ड मशीन स्टेटस मतलब दिस फील्ड इज फॉर सेव्ड मशीन स्टेटस, होल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टेट ऑफ द मशीन बिफोर द प्रोसेस इज कॉल्ड। तो ये हमारा क्या करता है, सेव्ड मशीन स्टेटस हमारी जब भी प्रोसेस कॉल होती है उससे पहले मशीन का स्टेटस क्या था वो स्टोर होगा इसमें। मतलब हर बार जब भी प्रोसेस कॉल होगी तो उस मशीन का उसमें स्टेटस नोट रहेगा कि उस कॉल करने से पहले उस मशीन का स्टेटस क्या था। नेक्स्ट है लोकल डेटा। लोकल डेटा क्या करेगा, लोकल डेटा मतलब दिस फील्ड ऑफ लोकल डेटा होल्ड्स डेटा दैट लोकल टू एन एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोसेस। मतलब जो हमारी फंक्शंस के अंदर जो लोकल डेटा होता है ना, लोकल डेटा हमारा इस फील्ड के अंदर होल्ड होगा। हर फंक्शन के अंदर आपका जो लोकल डेटा होगा एक्चुअली वो हमारा लोकल डेटा फील्ड के अंदर होगा। और जो लोकल डेटा नहीं होगा वो हम कहां से एक्सेस करेंगे उसको, ऑप्शनल एक्सेस लिंक से, है ना। जो नॉन लोकल डेटा है हमारा, नॉन लोकल को भी एक्सेस तो हमको नॉन लोकल को भी करना पड़ेगा, तो नॉन लोकल को हम इसमें स्टोर रहेगा और हमारा लोकल यहाँ पे लोकल डेटा में स्टोर होगा। और टेम्परेरीज, टेम्परेरीज मतलब टेम्परेरी वेरिएबल्स इज स्टोर्ड इन द फील्ड ऑफ टेम्परेरीज। मतलब हमारे जो भी डेटा के अंदर टेम्परेरी वेरिएबल्स होंगे वो हमारी टेम्परेरीज के अंदर आएंगे। तो ये 7 फील्ड आपको याद रखनी है, रिटर्न वैल्यू, एक्चुअल पैरामीटर्स, ऑप्शनल कंट्रोल लिंक, ऑप्शनल एक्सेस लिंक, सेव्ड मशीन स्टेटस, लोकल डेटा एंड टेम्परेरीज। तो ये पूरी कंप्लीट जो पैकेज है, मतलब ये पूरा डायग्राम दिस रिप्रेजेंट्स द एक्टिवेशन रिकॉर्ड। तो हर प्रोसीजर के लिए, हर मेथड के लिए ये एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनेगा। मतलब आपकी प्रोग्रामिंग के अंदर 4 अगर मेथड्स बनी है तो 4 एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनेंगे, इंक्लूडिंग मेन इज ऑल्सो अ दी मेथड। चलो भाई, ये समझ में आया कुछ? सब लोग कैमरा ऑन कर लो, मैं फोटो ले रहा हूँ। कैमरा ऑन कर लो, बस क्लास खत्म होने वाली है। समझ में आया कि नहीं आया भाई? आ गया सर। है ना, कल अपन और थोड़ा सा डिटेल में देख लेंगे एक्टिवेशन रिकॉर्ड को। अच्छा, मतलब ये कोर एकदम आपका ओएस का, जो आपके ओएस के कॉन्सेप्ट इसमें यूज हो जाएंगे, डेटा स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट यूज हो जाएंगे, और कंपाइलर डिजाइन का अब तो अपना है ही। तो ये सारा मतलब अगर आपके कॉन्सेप्ट